हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे छंद। छंद के अंदर, इस छंद प्रकरण के अंदर हम छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, छंद की परिभाषा, छंद के भेद, उपभेद और छंद की पहचान कैसे करते हैं, ये सब आज हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। आज का ये टॉपिक जो है छंद वाला, ये टॉपिक छोटी क्लासों में, जैसे 8th से शुरू हो जाता है, 8th, 9th, 10th, +1, +2 और कंपटीशन एग्ज़ाम जो हैं विशेष तौर पे टीजीटी, पीजीटी हिंदी के, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आमतौर पे उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर छंद से संबंधित प्रश्न आते हैं। की परिभाषा है ये, लय, विराम, तुक, मात्रा, वर्ण आदि के नियमों से बंधी पंक्ति छंद कहलाती हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसी पंक्ति या ऐसी काव्य रचना जिसमें लय है, विराम है, तुक है, मात्रा है, वर्ण है आदि के नियमों से बंधी हुई है, तो वो छंद कहलाती हैं। आमतौर पे कविताएं जो हैं वो छंदोबद्ध कविताएं होती थी, लेकिन अब नई कविता है वो छंद मुक्त कविताएं कहलाती हैं। यानी छंद मुक्त कविताएं, उनमें छंदों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। अधिकतर जो कवि हैं उन्होंने छंदों से कविता को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया है। और कविताओं को छंदों मुक्त करने का जो श्रेय है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाता है। तो अब हम करेंगे छंद के अंग। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण या पाद, तुक, गण आदि ये क्या है, छंद के अंग हैं। ये सब क्या है, छंद के अंग। अब हम एक एक करके इनको करेंगे। पहले मात्रा करेंगे, फिर पहले वर्ण करेंगे, फिर मात्रा करेंगे, फिर यति, फिर गति, फिर चरण, फिर तुक, गण आदि हम विस्तार से करेंगे। आप यूँ सोच रहे होंगे कि आज सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं, छंद का टॉपिक सीधा दोहा चौपाई करके इसको समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। तो छंद को समझने के लिए, छंद आपको अच्छी तरह से आए, उसके लिए छंद का जो बेसिक फंडा है वो समझना आवश्यक है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, छंदों का पहचान कैसे होती हैं, वो सब चीज़ें इनको जानने के बाद ही आप जान पाओगे। तो सबसे पहले वर्ण। छंद के अंदर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। जैसे हमने वर्णों वाली वीडियो के अंदर किया था, हर्ष स्वर या हर्ष वर्ण, जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम बाहर निकलती हैं। इनकी संख्या 4 है, ए, ई, ऊ और री। उसके बाद दीर्घ वर्ण, इनकी संख्या 7 मानी जाती हैं, आ, ई, ओ, ऐ, औ और औ। 7 ये हो गए। इनके अलावा अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को भी किसके अंदर रखा जाता है, दीर्घ के अंदर ही रखा जाता है। अब है कि सर ने ये वर्ण करवा दिए, वर्ण 2 प्रकार के करवा दिए, इनका इनसे क्या संबंध है। इनका सीधा संबंध है मात्राओं से। मात्रा जब हम करेंगे तो लघु मात्रा का चिन्ह पाई होता है और दीर्घ मात्रा का चिन्ह ऐश होता है। अब जब भी हम मात्रिक छंद करेंगे तो उनमें हमें इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे अ, ई, उ और री, ये है, इनको क्या कहेंगे, लघु। इनको क्या कहेंगे, लघु। लघु कहेंगे तो मात्रा क्या गिनी जाएगी, 1। मात्रा भी इनकी क्या गिनी जाएगी, 1 गिनी जाएगी। इसी तरह मात्रिक छंद के अंदर दीर्घ वर्ण है, आ, ई, उ, ऐ, औ, ओ, अनुस्वार और विसर्ग, इनको कहते हैं गुरु। इनको क्या कहेंगे, गुरु। गुरु का चिन्ह क्या है, ये। इसकी मात्रा कितनी दी जाएगी, 2। लघु पाई, खड़ी पाई है, इसकी मात्रा 1। गुरु, इनमें से कोई वर्ण है मात्रा के रूप में, अनुस्वार है, विसर्ग है, तब क्या होगा, गुरु।
गुरु की मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2। तो ये था हमारा वर्ण का प्रकार और फिर मात्रा, इनके मात्राओं के चिन्ह। तो वर्ण हो गया, मात्रा हो गई। अब देखिए यति। यति क्या होती है? छंद अर्थात कविता जो पंक्ति हैं, काव्य रूप में कविता की जो पंक्ति हैं, काव्य रूप में जो पंक्ति होती हैं, उस पंक्ति को पढ़ते समय कहीं कहीं क्षण भर के लिए हम रुकते हैं, विराम लेने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि सांस लेने के लिए जो रुकाव या ठहराव आता है, उस ठहराव को क्या कहते हैं? यति। यति के बाद अगला क्या है? गति। यति के बाद गति। गति क्या है? छंद या काव्य पंक्ति को पढ़ते समय जो प्रवाह होता है, जो लय होती है, उसी को क्या कहते हैं? गति कह देते हैं। उसको क्या कहते हैं? गति। आगे देखिए, अब हम करते हैं चरण। छंद में कितने चरण होते हैं? छंद के अंदर प्राय कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। 4 चरण यानी 4 पंक्ति। पहली व तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, कितनी? 4। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे, पहले और तीसरे चरण को क्या कहेंगे? विषम। जैसे मैथ के अंदर सम विषम होता है, ठीक वैसे ही ओड इवन होता है, ठीक वैसे ही पहले तीसरे चरण को क्या कहेंगे? विषम। दूसरे और चौथे चरण को क्या कहेंगे? सम। दूसरे और चौथे चरण को सम कहेंगे। क्या कहेंगे? सम। सम और विषम की मात्राएं, मात्रिक छंद के अंदर मात्राएं गिनी जाती हैं। विधान पहले और तीसरे यानी विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे सम चरण में कितनी मात्राएं हैं, उस आधार पर अलग अलग छंद बनते हैं। उसी तरह से वार्णिक छंद के अंदर या वर्णिक छंद के अंदर पहले और तीसरे में कितने वर्ण हैं, दूसरे चौथे में कितने वर्ण हैं, वर्णों की गणना के आधार पर उनके भेद बनते हैं। तो चरण है, चरण के आधार पर ही क्या होता है? छंदों के भेद बनते हैं। छंद कितने प्रकार के? दोहा, चौपाई, सोरठा, सवेय, कवित, इस तरह से सारे। वो किन के आधार पर है? पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे, यानी कि चरणों के आधार पर, चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंद, और वर्णिक छंद के अंदर वर्णों की गणना के आधार पर वर्णिक छंद बनते हैं, चरण पर आधारित होते हैं। उसके बाद हम करते हैं बात आगे गण की। चरण हो गए, पाद हो गई, तुक, अंतिम जो तुक मिलती है, किसी पंक्ति को हम पढ़ते हैं, छंद को पढ़ते हैं तो अंत में तुक मिलती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोग उजागर, सागर उजागर, इस तरह से जो पंक्तियां बनती है उनमें क्या मिलती है? तुक। तो तुकबंदी होती है, इसको तुकबंदी बोलते हैं। तो तुकांत छंद हो जाता है, उससे तुक मिलती है, वहाँ तुकांत छंद। अब बात करते हैं हम गण की। गण 3 वर्णों का एक गण होता है। 3 वर्णों का क्या बनता है? एक गण बनता है। 3 गण मिलेंगे, 3 वर्ण मिलेंगे, 3 वर्णों से क्या हो जाएगा? एक गण का निर्माण हो जाएगा। विशेष तौर पे नोट कर लेना, वार्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। जब वार्णिक छंद होंगे, यानी कि जिन छंदों के अंदर वर्णों की गणना होगी, वहाँ क्या होगी? गणों की गणना की जाएगी। तो गणों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। इनको याद करना बहुत आसान है। आपको ये सूत्र याद करना है, ये माता राज भान सलगा, ये माता राज भान सलगा। टुकड़े में 2-4 बार आप रिपीट करोगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्या करना है? पहले यह माता, यहाँ तक का यह माता, राज, फिर बान सलगा, यह माता राज बान सलगा, ये याद हो गया। इसके बाद गण बहुत आसानी से बन जाएंगे और गण के चिन्ह भी बन जाएंगे। कौन से गण का क्या चिन्ह होगा, ये चीज़ें आपको कहाँ काम आएगी? जब आप दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, हरिगीतिका, तांटक आदि छंदों को जब करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर आसानी से पहचान के रूप में आपको ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी हो जाएगा? जैसे ये माता राज भान सलगा में देखिए, यह से गण बन गया, 3 वर्णों का हो गया। जैसे ऊपर लिख रखा है 3, ये माता।
अब वापिस जाइए मात्रा पे। मात्रा पे क्या बताया था मैंने कि अगर हर्ष स्वर है तो मात्रा 1 गिनी जाएगी और दीर्घ है तो मात्रा 2 गिनी जाएगी। तो यह में यह की मात्रा 1, माँ दीर्घ हो गया मात्रा 2, ता की मात्रा 2। तो यगण की मात्रा, यगण का चिन्ह क्या हो गया, ये हो गया। पाई है और उसके बाद 2 अंग्रेजी के एस। मगन मा ता रा, तो तीनों ही क्या है, दीर्घ हैं, तीनों क्या है, दीर्घ हैं। उसके बाद तगन ता रा जय, 2 क्या आ जाएंगे, गुरु, और एक क्या आ जाएगा, लघु। इसी तरह से रगण में देखिए, र यहां से बन रहा है, एक दीर्घ है, फिर हर्ष है, फिर दीर्घ है, तो क्या आ जाएगा, अंग्रेजी का एस, पाई और फिर एस। यानी कि रा की 2 मात्रा होगी, जय की 1 मात्रा होगी और भा की 2 मात्रा होगी। फिर आ जाओ जगन, जय 1 मात्रा आ जाएगी, भा 2 मात्रा आ जाएगी, न की 1 मात्रा आ जाएगी, यानी आई एस आई। आई एस आई क्या है, जगन का निशान हो गया। उसी तरह से भा क्या है, दीर्घ 2 मात्रा हो गई, न 1 मात्रा होगी, स 1 मात्रा होगी, एस और 2 खड़ी पाई होगी। अब देखिए नगण, न से नगण बना है तो न से ल, तीनों ही क्या हैं, लघु हैं, तो क्या हो जाएगा, तीनों खड़ी पाई आ जाएगी। फिर आ रह गया श से सगण, सगण में श ल दोनों क्या है, हर्ष है, यानी कि लघु है। गा क्या है, गुरु है, तो इसकी मात्रा 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, यह माता राजभान सलगा। इस सूत्र को याद करना है। 3 के क्या करने हैं, टुकड़े, 3 के यहाँ से टुकड़ा हो गया, फिर पहले यह से लगे 3 का टुकड़ा, फिर मैं से लगे 3 का टुकड़ा, फिर तय से लगे 3 का टुकड़ा, र से लगे 3 का टुकड़ा, जय से लगे 3 का टुकड़ा, भय से लगे 3 का टुकड़ा, न से लगे 3 का टुकड़ा, स से लगे 3 का टुकड़ा, पूरा हो गया। तो आएगी ये वार्णिक छंदों में जब हम इनकी गणना करेंगे या फिर जब मात्रा गिनते हैं तो ये आता है जब जैसे कि दोहा चौपाई, उसके अंदर अंत में यगण की मनाई है, जगण की मनाई है, तगण आना चाहिए, रगण आना चाहिए, जगण नहीं आना चाहिए। ये विधान है, आसानी से आप पहचान सकते हो कौन सी कहाँ बनती है। जब हम इनकी दोहा चौपाई जब कराऊंगा तो ये आपको और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए छंदों के प्रकार, हम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। छंदों के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जैसे आप पढ़ते आए हो, देखते आए होंगे, एक होता है मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रिक जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी कि इस छंद के अंदर किसकी गणना की जाती है, मात्राओं की। मात्रिक छंद की पहचान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मात्राओं को गिनना पड़ेगा। मात्राओं की गणना जहां होगी वो छंद कौन सा होगा, मात्रिक छंद होगा। नंबर 2 वर्णिक छंद। वार्णिक या वर्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उनको वार्णिक छंद, वर्णिक छंद कह सकते हैं। या तो वर्णिक छंद कहेंगे या वार्णिक छंद, क्योंकि वर्णों की गणना इनमें की जाती है, इसलिए वार्णिक छंद बहुत ही आसान डेफिनेशन है। अब ये तो हो गए छंदों के 2 प्रकार। हम आगे चलकर मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, इनको हम एक एक करके करेंगे उदाहरण के साथ। लेकिन उससे पहले हम करते हैं, इन दोनों मुख्य छंदों के अलावा इनके 3 उपभेद भी बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 उपभेद, सम, अर्धसम और विषम। विशेष तौर पे 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए ये समझना आवश्यक है। छंदों के प्रकार 2 मात्रिक और वर्णिक, इन 2 मुख्य के 3 उपभेद भी हैं, सम, अर्धसम और विषम। आमतौर पे बच्चे जैसे चौपाई है, दोहा है, उनमें गलतियां कर देते हैं, लिखते वक्त उसको सीधा लिख देते हैं, जैसे मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, जबकि लिखना क्या पड़ेगा उनमें, मात्रिक सम छंद है, मात्रिक अर्धसम है या फिर विषम है, ये साथ में लगाना पड़ेगा। इसके लिए सम, अर्धसम और विषम, इन तीनों उपभेदों को समझना आवश्यक है। जैसे सम, वे मात्रिक या वर्णिक दोनों हो सकते हैं। सम मात्रिक भी हो सकते हैं और वर्णिक या वर्णिक भी छंद हो सकते हैं, जिसमें 4 चरण होंगे। कितने चरण होंगे, 4, 1 2 3 4। ये चरण का मतलब पंक्ति, कितनी पंक्तियां होगी, 4 होंगी, 1 2 3 4।
वही ओड इवन आप समझ सकते हो, पहला और तीसरा क्या होगी विषम संख्याएं, दूसरा और चौथा क्या होगी सम संख्याएं। तो सम विषम यहीं से बनता है। तो सम वे मात्रिक या वर्णिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में मात्रा और वर्णों, चाहे मात्रा है चाहे वर्ण है, उनकी संख्या क्या होगी समान होगी। क्या होगी समान। अब संख्या समान है, 4 चरण हैं, चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या समान है, इसलिए क्या है सम मात्रिक छंद हो जाएगा अगर मात्राएं गिन रहे हैं, अगर वर्ण गिन रहे हैं तो सम वर्णिक छंद हो जाएगा। जैसे चौपाई है, चौपाई के अंदर 4 चरण हैं, चारों चरणों में मात्रा कितनी होती है 16-16। तो चारों चरणों में 16 मात्राएं हैं, 4 चरण हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सभी के अंदर क्या है 16 मात्रा है, 16 मात्रा है, 16 मात्रा है, 16 मात्रा है। मात्रा गिन रहे हैं, सभी में बराबर हैं, तो चौपाई कौन सी क्या हो जाएगी सम मात्रिक छंद। कौन सा हो जाएगा सम मात्रिक छंद होगा। 4 चरण होंगे, चारों चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होगी। ये साथ में चौपाई की डेफिनेशन भी आपकी परिभाषा भी हो गई। उसके बाद नंबर 2 पे आता है अर्धसम। अब अर्धसम का मतलब आधा सम आधा विषम, आधा सम आधा विषम। अर्धसम है, पूरा सम नहीं है, यानी ये चारों हैं, इसमें 2 सम मिलेंगे और 2 नहीं मिलेंगे। अर्धसम मतलब आधा सम है। वे मात्रिक या वर्णिक छंद जिसमें चरण तो 4 हैं, लेकिन पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं या फिर वर्ण है, उनकी संख्या समान है। कहने का भाव क्या है, अगर सम छंद जो है वो अगर मात्रिक है तो पहले और तीसरे चरण में मात्रा क्या होगी समान, दूसरे और चौथे चरण में मात्रा क्या होगी समान। अगर वर्णिक छंद है तो पहले और तीसरे चरण में वर्णों की संख्या क्या होगी समान, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होगी समान। यानी कि जिसे चौपाई के अंदर था वैसा नहीं होगा, इसमें और इसमें दिक्कत आएगी, यानी अलग अलग होगा। जैसे दोहा छंद है, दो छंद के अंदर 13, 11, 13, 11 यह विधान होता है। पहले और तीसरे में बराबर है, पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या बराबर है, दूसरे और चौथे में संख्या बराबर, दूसरे में भी 11, चौथे में भी 11, पहले में 13, तीसरे में 13। यहां स्पष्ट लिख रखा है पहले और तीसरे चरण में मात्रिक छंद है तो मात्राओं की संख्या बराबर, वर्णिक छंद है तो वर्णों की संख्या बराबर। दूसरे और चौथे चरण में मात्रा की संख्या बराबर और वर्ण है तो वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या बराबर। तो आधा सम हो गया, ये क्या हो गया आधा सम हो गया। ये 2 बराबर हो गए और ये 2 बराबर हो गए, आधा सम हो गया। इसलिए अर्ध सम या अर्ध मात्रिक सम छंद, अर्ध वर्णिक सम छंद। दोहा क्या है अर्ध सम मात्रिक छंद है, क्योंकि मात्रा की गणना करते हैं। दोहा क्या है। उसके बाद आ जाओ विषम। विषम में क्या है, वे मात्रिक या वर्णिक छंद जिनमें चरणों की संख्या, अब तक क्या थी वर्णों की संख्या, वर्ण है या मात्रा की संख्या कम ज्यादा हो रही थी, लेकिन यहां क्या है चरणों की संख्या ही 4 से कम होगी या फिर 4 से अधिक होगी। यानी कि चरणों की संख्या या तो क्या होगी 3 हो जाएगी या फिर 4, 5 यानी कि 5 हो जाएगी, 4 से कम होगी या फिर 4 से ज़्यादा। जिस छंद के अंदर चाहे वो मात्रिक है चाहे वर्णिक है, जिसमें चरणों की संख्या या तो 4 से कम है 3 है या फिर 4 से ज़्यादा 5, 6, 7 है, तो वो क्या होगा विषम मात्रिक छंद। लेकिन ध्यान रखिए 10वीं कक्षा के अंदर जो आपके छंद हैं वो केवल और केवल क्या है मात्रिक छंद हैं, केवल और केवल मात्रिक छंद है। 10वीं कक्षा में इस मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद नहीं है। मात्रिक छंद है वो भी 2 हैं, दोहा और चौपाई जो हम करने जा रहे हैं। 2 मिनट का टॉपिक होगा। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए, छंद के अंदर दोहा चौपाई छंद, दोहा व चौपाई दोनों छंद है। कक्षा 10वीं हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चौपाई छंद को हम पहले करेंगे।
चौपाई छंद के अंदर मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16। अब मात्राएं हैं तो चौपाई क्या हो गया? मात्रिक छंद हो गया। 4 चरण हैं, चारों चरणों में मात्रा 16 16, इसलिए क्या हो जाएगा? सम। जैसे अभी हमने किया था सम, अर्सम और विषम। 4 चरण, चारों चरणों में मात्रा 16 16, तो क्या हो जाएगा? सम। मात्रा गिन रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा? मात्रिक। तो चौपाई क्या हो गया? चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? चौपाई एक सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण के अंदर क्या है? 16 मात्राएं हैं। और चरण के अंत में जैसे अभी हमने यमताराज भानसलगा में किया था, चरण के अंत में जगण यानी ISI या तगण SSI का निषेध रहता है। ISI का मतलब जगण, पहले लघु, गुरु और लघु, इसका निषेध रहेगा, या फिर तगण का गुरु, गुरु और लघु, इनका निषेध रहेगा। अब हम इस समझते हैं उदाहरण। 2 उदाहरण आपके पास हैं। दोनों उदाहरण मैंने हनुमान चालीसा से लिए हैं या फिर रामायण से लिए हैं, क्योंकि ये आप रात दिन सुनते आते हो, पढ़ते हो, तो यहाँ से आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो ये हो गया आपका चौपाई का। अब देखिए चौपाई को हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे लघु है, एक हो गया, लघु है, एक हो गई, है लघु है, एक हो गया, ये भी लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, फिर ये गुरु है, लघु है, लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो मात्रा कितनी हो गई? 16। पहले चरण में 16 हो गई। और दूसरे में देखिए 1 1 यानी कि लघु, 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 मात्रा छोटी है, लघु, लघु, लघु। अब ये चंद्रबिंदु आ गया तो इसकी मात्रा गुरु हो जाएगी। ये गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हो गई? 16। महावीर विक्रम बजरंगी 1 2 2 1 यानी कि लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, सुंक्त है, गुरु, लघु, 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 अनुस्वार आ गया, गुरु, दीर्घ आ गया, गुरु। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी होगी? 16। चौथी पंक्ति देखिए, लघु है, कु का लघु है, लघु है, लघु है, लघु है, लघु, गुरु है, लघु है, लघु, लघु, लघु है, ये गुरु आ जाएगा, ये भी अनुस्वार है, गुरु आ जाएगा, गुरु आ जाएगा। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी होगी? 16। तो ये हो गया साबित, प्रूव हो गया। पहली पंक्ति में 16, दूसरी पंक्ति में 16, तीसरी पंक्ति में 16, चौथी पंक्ति में 16। 4 चरण हो गए। चारों चरणों के अंदर मात्रा कितनी होगी? 16 16। समान हो गई तो सम हो गया। मात्रिक मात्राओं की गणना करी है तो मात्रिक छंद हो गया। तो क्या हो जाएगा? चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इसी तरह अगला देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसको दोबारा देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। प्राण 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या हो जाएगी? 15 और 16 हो जाएगी। 15 और 16, ये 16 हो गई। तो इसमें भी 16 हैं। हाँ तो बच्चे आगे देखिए, दोहा 13 11 मात्राएं, 13 11 मात्राएं यानी कि कुल 24 मात्राएं। विधान क्या होगा? 13 11।
13 11 किस में होगी? 4 चरण जैसे मैंने बताए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11, यानी यहाँ 24 और यहाँ भी 24, ये विधान होगा। तो दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। क्या है दोहा? अर्ध सम मात्रिक छंद। परिभाषा क्या लिखोगे? दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद होता है जिसके विषम चरणों में 13 13 मात्राओं व सम चरणों में 11 11 मात्राओं का विधान रहता है। तो ये इसकी परिभाषा यहाँ आपको मैंने समझा दिया। पहला और तीसरा में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11, टोटल 24 मात्राएं का विधान। तो दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 13 13 मात्राएं विषम चरणों में और सम चरणों में 11 11 मात्राओं का विधान होता है। उदाहरण देखिए, तुलसी या संसार में मिलियो सबसे दाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो देखिए इसको हम प्रूव कर देते हैं। इस उदाहरण को हम प्रूव करते हैं कि मात्राएं 13 11 13 11 है या नहीं है। वैसे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, तुलसी या संसार में मिलियो सबसे दाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दोहा छंद आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखना है? दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 13 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 11 मात्राओं का विधान रहता है। इतना लिखकर फिर ये उदाहरण देना है, तुलसी या संसार में मिलियो सबसे धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी जी क्या कहते हैं? संसार में सबसे अच्छे प्रेम भाव से मिलना चाहिए कि क्योंकि न जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाते हैं। तो देखिए क्या है, एक एक गुरु है तो दो, गुरु है तो दो। अब इससे पहले अनुस्वार है तो गुरु आएगा, इसका गुरु, इसका लघु, इसका गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मात्रा कितनी होगी? 13 हो गई। अब देखिए इसका क्या आएगा? लघु, इसका क्या? लघु, इसका गुरु, इसका लघु, इसका लघु, इसका गुरु, इसका गुरु और इसका लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी कितनी होगी? 11। तो क्या होगी? 13 11। उसके बाद इसकी भी देख लेते हैं, 13 होगी नहीं। 2 2 2 1 1, गुरु आ गया 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी क्या होगी? 13। यानी पहला और तीसरा क्या हो गया? 13, दूसरा और चौथा क्या हो गया? 11। कैसे हो 11? ना की 2, रा की 2, य की 1, अण की 1 1 1 2 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी होगी? 11। तो दूसरे और चौथा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चरण 4 हो गए। यानी यहाँ से मैं तक पहला और फिर ये मैं तक पहला, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले में और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। विषम चरणों में पहले और तीसरे में 13 13, सम चरणों में 11 11। तो ये हो गया आपका प्रूव। दोहा इसके अंदर है। अब देखिए, हरो राधा नागरी सोए, जा तन की जहीं परे, श्याम हरित दूती होए। ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, इसकी भी हम गणना कर लेते हैं। 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी होगी? 13। इस तरह से इसकी भी 13 हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी होगी? 11। यानी कि ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, इसकी कितनी होनी चाहिए? 13। 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी होगी? 13। इसकी भी क्या हो जाएगी? 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई। इसकी नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी होगी? 11।
ये होगी आपकी 11। तो 13 11 13 11 ये हो गया आपका दोहा छंद। 10वीं कक्षा में दोहा और चौपाई दो ही छंद हैं। दोनों छंद मैंने अच्छे से करवा दिए, परिभाषा करवा दी, परिभाषा के साथ दो दो उदाहरण करवा दिए। एक एक उदाहरण जो आसान लगे आपको वो याद करिए और लिखकर 2 नंबर अपने पक्के कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों आगे देखिए तांटक छंद। 10वीं के अंदर कविता है जयशंकर प्रसाद जी की आत्म कथ्य, उसके अंदर ये छंद बनता है ताटक छंद। परिभाषा देखिए, ताटक छंद है समपद मात्रिक छंद होता है। समपद मात्रिक क्या होता है? छंद होता है, छंद होता है। छंद में 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण होते हैं? 4। प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चरण है वो 30 मात्राएं होंगी। उसमें प्रत्येक पद 2 भागों में बंटा रहेगा। कितने भागों में? 2 भागों में। जैसे बोर्ड पे दिख रहा है 1 भाग 2 भाग, 2 भागों में बंटा हुआ है। इस पूरे चरण के अंदर क्या मात्राएं होंगी? 30 30 30 30। ये इस तरह विधान होगा। जिस तरह से चौपाई के अंदर था 16 16 16, उसी तरह से इसके अंदर क्या है? 30 30, लेकिन 2 भागों में बंटा होगा। पहला और तीसरा 16, दूसरा और चौथा 14, यानी कि 16 14 30, 16 14 30 ये विधान होगा। इस तरह से मात्राओं का इनके अंदर विधान होगा। तो ये परिभाषा है। ताटक समपद मात्रिक छंद होता है। छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पद में 30 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पद को 2 भागों में बंटा होता है। 13 पहला, तीसरा 16, दूसरा और चौथा 14 14 मात्राओं का विधान होता है। ये जो आपके सामने पद है यहाँ पर, ये पद देखिए आधुनिक कविता से है। राम आज फिर तुम्हें बुलाता, मेरा भारत प्यारा है। राम आज फिर तुम्हें बुलाता, मेरा भारत प्यारा है। राम राज्य का पता नहीं है, रावण सो सिर दारा है। कि आज राम राज्य का पता नहीं है और हर घर के अंदर अर्थात रावण है और सो सिर धारण कर चुका है। हर आंगन में कांटे बिखरे, हर आंगन में कांटे बिखरे, हर सीता कुमलाई है। असुरों के हाथों में भारत की सत्ता अब आई है। तो देखिए इसके अंदर कौन सा छंद है? ताटक छंद है, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 16, दूसरे और चौथे चरण में 14 14 मात्राएं हैं। कैसे हैं मैं एक पंक्ति करके बता देता हूं, आगे आप कर लेना। 2 क्योंकि गुरु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, लघु है। सुंक्त से पहले है तो 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी? 1 ही होगी। तो ये क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गई। ये देखिए 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी होगी? 14। तो 16 और 14 कितनी होगी? 30। 16 और 14 इस लाइन में कितनी हो जाएगी? 30 पूरी हो गई। इसी तरह से राम में 3 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गई 16। इसी तरह से 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या होगी? 14। 14 और 16 कितनी होगी? 30। तो इसी तरह से ये सारी पंक्तियां आप इसमें बना सकते हो, जैसे मैंने ऊपर 2 बनाई हुई है। तो ये था ताटक छंद का। एक अगला और देखिए ताटक छंद का है, वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीन को ध्यान से देखिए और सामने देखिए। और क्या है? माता के आंचल में छिपकर बच्चे जो सुख पाते हैं, माता के आंचल में छिपकर बच्चे जो सुख पाते हैं, खोया वो सुख जिन्स टॉप में बच्चे अब न सुहाते हैं। माता कितनी पावन लगती जब साड़ी में होती है,
जिन स्टॉप में सच में बेया माता की छवि खो जाती है। तो ये ताटक छंद का दूसरा आप उदाहरण देख सकते हो। इस उदाहरण को आप इसी तरह से आप चाहो तो इन मात्राओं को गिनकर, मात्रिक छंद है तो मात्राएं गिननी है, वर्णिक छंद होता तो वर्ण गिनने पड़ते, आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये ताटक छंद है आपका। इसी तरह से मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ, ताटक छंद है ये आत्मकथ्य कविता के अंदर हैं, लेकिन 10वीं कक्षा के अंदर 2 छंद आएंगे, दोहा और चौपाई। ये उदाहरण देखिए आप, हनुमान चालीसा से लिया हुआ उदाहरण है, आप हनुमान चालीसा से ले सकते हो। उसके राम विलाप, लक्ष्मण मूसा राम विलाप, वहाँ से भी आप दोहा और चौपाई के उदाहरण देख सकते हो। उसके अलावा कक्षा 10वीं के अंदर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वहाँ से भी दोहा और चौपाई के उदाहरण आप देख सकते हो। तो ये एक मैं यहाँ हनुमान चालीसा से बोल देता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हनुमान चालीसा जैसे आपको शुरू पता है कि दोहा होता है। सबसे पहले दोहा देखिए क्या लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज, यति आ गई, रुकना पड़ता है। निज मनु मुकुर सुधारी, बर नेऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। तनु जान की सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोए, हरहूँ कलेश विकार। ये दोहा है। 13-11 का विधान इसके अंदर आता है। इसके अलावा आप अब देखिए चौपाई जहाँ शुरू होती हैं, चौपाई जहाँ शुरू होती हैं कैसे होती हैं ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो ये आपकी हनुमान चालीसा से आप ले सकते हो, बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा कक्षा 10वीं और 12वीं की कविताएं हैं, उन कविताओं से भी आप दोहा और चौपाई कर सकते हो। परिभाषा और उदाहरण दोनों मैंने बता दिए हैं। 2 नंबर आपको पक्के करने के लिए परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी और एग्जाम्पल भी याद करना पड़ेगा।